नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस से 16 अक्टूबर ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्यूरेट आंसर के साथ 100% रियल प्रश्नों को देखेंगे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, छठ पूजा कितने दिन तक मनाया जाता है? समय नजदीक आ रहा है। ठीक है। छठ पूजा कितने दिन तक मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 दिन। ठीक है, मेरे जो भाई यूपी बिहार के हैं उनके लिए तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। हाँ, ये तो हमारा पर्व है। छठ पूजा कितने दिन तक मनाया जाता है भैया? 4 दिन तक मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ये है कि छठ पूजा की शुरुआत कब होती है? तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। ठीक है, छठ पूजा के 4 दिनों में हर दिन अलग अलग तरह से व्रत किया जाता है। अब 4 दिन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला दिन जो होता है ना उसको बोलते हैं नहाए खाए। ठीक है, मतलब इस दिन व्रत रखने वाले लोग सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती शाम को गुड़ की खीर बनाकर भोग लगाती हैं। तीसरे दिन को तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है। इस दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, और चौथा दिन जो होता है, इस दिन उषा अर्घ मतलब सुबह के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, तो छठ पूजा जो है लोक आस्था का एक महापर्व है। यह त्योहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर मनाया जाता है। मूलतः ये त्योहार जो है बिहार का है, लेकिन यहाँ से इन जगहों पे ये त्योहार फैला है। ठीक है, चलिए इतनी सारी बातें हो गई। आपका क्या विचार है, क्या कमेंट है? ठीक है, जरूर से लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न की बात करते हैं मनरेगा की। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मनरेगा मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी और पहले चरण में देश के 200 सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों में इसको लागू किया गया था। इसके बाद साल 2007-8 में इसे 130 और जिलों में शामिल किया गया। लास्ट में 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे देश के 593 जिलों में लागू कर दिया गया। ठीक है, अगले अगला प्रश्न की अगर बात की जाए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 2021 इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 को बसंत पंचमी के दिन वाराणसी के भदैनी में हुई थी और पहली ईंट इस महाविद्यालय, इस यूनिवर्सिटी की, इस विश्वविद्यालय की जो पहली ईंट है वो महात्मा गांधी ने रखी थी। ठीक है, पहले इसका नाम काशी विद्यापीठ था, बाद में इसके नाम में महात्मा शब्द जोड़ा गया तो हो गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, इस विद्यापीठ की स्थापना में डॉक्टर भगवान दास की अहम भूमिका रही। वह इसके पहले आचार्य मतलब कुलपति बने। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पहले कुलपति कौन थे, तो डॉक्टर भगवान दास। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किस बादशाह के पास अनुमति मांगने गई थी, किस सम्राट के पास अनुमति मांगने गई थी? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई जो है तो व्यापार करने के लिए उसने अनुमति किससे मांगी थी? जहांगीर से अनुमति मांगी थी, मुगल सम्राट जहांगीर से। जहांगीर ने 1613 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को एक फरमान जारी किया था। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन एक व्यापारिक चौकी मतलब कारखाना खोलने की अनुमति दी गई थी। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, पहला महिला क्रिकेट विश्व कप साल 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट 20 जून से 28 जुलाई 1973 के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट में 4 टीमें शामिल थी। कौन कौन सी? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जमैका। इंग्लैंड में सभी मैच जीत करके चैंपियन बना था और उप विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था 2 मैच जीत करके। अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य के ऊपर क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं और बनते रहेंगे मेरे भाई, इसलिए इसको अच्छे से रट डालिए। ठीक है, देखिए संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, इन
कर्तव्यों का पालन करने के लिए नागरिक नैतिक रूप से बाध्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को कानून के जरिए लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्य को सरकार ने साल 1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में जोड़ा था। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 2002 में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 11 हो गया इसकी संख्या। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न प्रार्थना समाज से पूछा गया। ठीक है, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को की थी। ठीक है, अगला प्रश्न दर्शना झाबेरी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? झाबेरी बहनों, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा झाबेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से ही क्वेश्चन बनता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो मणिपुरी ध्यान रखिएगा। झाबेरी बहनों में एक बहन का नाम है दर्शना झाबेरी। तो दर्शना झाबेरी को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था ये पूछा गया आपसे। 2002 इसका राइट आंसर है। दर्शना झाबेरी को 1996 में भारत की राष्ट्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था 1996 में, और 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, दर्शना झाबेरी वर्ष 1972 में मणिपुरी नृत्यालय के संस्थापकों में से एक अगर पूछा जाए कि मणिपुरी नृत्यालय की स्थापना किसने की है, तो दर्शना झाबेरी ने 1972 में की थी। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से जुड़े विस्तृत प्रावधान हैं। ये प्रावधान संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और परिधि को परिभाषित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न पूछा गया कि शिवसेना शिंदे गुट का अध्यक्ष कौन है? तो एकनाथ शिंदे इसका राइट आंसर है। झूम खेती को किस राज्य में दहिया के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में इसको दहिया या बेवार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो लक्षद्वीप की जो जनसंख्या थी 64,429 मात्र थी। ठीक है, यह आबादी भारत की कुल आबादी का 0.01% है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे ज्यादा साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 92.28% थी। लक्षद्वीप में पुरुषों की साक्षरता दर 96.11% है। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर बात करें तो सिक्किम है। सिक्किम की आबादी 6,10,577 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो है अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, अ सुटेबल बॉय की रचना है विक्रम सेठ, इसका राइट आंसर है। लक्ष्मू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित लक्ष्मू महाराज का संबंध कथक से है। आपका संबंध लखनऊ घराने से है। इन्हें कथक में लास्य भाव का सम्राट कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन निर्धारित किया जाता है? तो अनुच्छेद 125 इसका राइट आंसर है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट है, ये अनुच्छेद 125 कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्लॉसम शावर की घटना किस प्रदेश में होती है? तो केरल आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन इसका राइट आंसर है ब्लॉसम शावर की घटना केरल और कर्नाटक में होती है। ब्लॉसम शावर एक प्राकृतिक घटना है जो बसंत ऋतु के दौरान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गौर मारिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, यह नृत्य राज्य के आदिवासी समुदायों खासतौर पे गोंड जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, गौर मारिया। अगला प्रश्न अनुच्छेद 129 से था। अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार है उसको। ठीक है, अनुच्छेद 129 कहता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकार की अवमानना के लिए दंड देने की प्रक्रिया का भी प्रावधान है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। मौखरी वंश से क्वेश्चन आया था कि मौखरी वंश का संबंध किससे है? मौखरी वंश का संबंध कन्नौज साम्राज्य के शासक घराने से था। ठीक है, मौखरी वंश के शासक पहले गुप्तों के जागीरदार थे। मौखरी वंश के शासकों ने 6वीं शताब्दी के मध्य में अपनी आजादी हासिल की थी। मौखरी वंश के जो शासक थे इन्होंने उत्तर प्रदेश और मगध के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया था।
अगला प्रश्न पूछा गया कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाजीपुर। ठीक है। किस मुख्यमंत्री को 2023 में कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुदापेस्ट में 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.17 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किशोरी अमोनकर का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। किशोरी अमोनकर एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, वह जयपुर घराने से इनका जुड़ाव था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंडा, पालक, चावल और मसूर में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ठीक है। देखिए वैसे प्रोटीन तो सबसे ज्यादा अंडा और मसूर, दोनों आंसर आपका सही है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन शायद ऑप्शन में आपके मसूर दिया हुआ था, तो मसूर इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ अंडा भी दिया हुआ, तो अंडा और मसूर दोनों में ही प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन में जो रहेगा उसको आप टिक करेंगे, शायद ऑप्शन में आपके मसूर दिया हुआ था, इसलिए मसूर इसका राइट आंसर है। ठीक है। यक्षगान का संबंध किस राज्य से, यक्षगान जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक है। आपने बिल्कुल इसका राइट आंसर किया होगा, क्योंकि रटा क्वेश्चन है। देखिए यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, और जो अगर महत्वपूर्ण बात इसके बारे में बताएं आपको, जो है इसको बयालतम के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यक्षगान को बयालतम के नाम से भी जाना जाता है। केरल का जो कथकली होता है ना, जैसे केरल में कथकली, कथकली का मतलब क्या होता है, कथा कहना। अक्सर कथकली के बारे में पूछा जाता है, कथकली कथकली क्यों कहते हैं, कथकली का मतलब क्या होता है, कथा कहना। ठीक है। तो जैसे केरल का कथकली है ना, वैसे ही कर्नाटक का यक्षगान है। ठीक। यक्षगान को आमतौर पर संध्या काल से सुबह तक प्रस्तुत किया जाता है, मतलब रात भर एक चलने वाला कार्यक्रम होता है। खुली आसमान के नीचे थिएटरों में ढोल की थाप पर कलाकार नाचते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो परंपरागत रूप से जो है सारी की सारी भूमिकाएं यक्षगान में पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बर्मिंघम इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। ठीक है। 28 जुलाई 2022 से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। देखिए जो ये टूर्नामेंट है ना, मतलब जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम जो है, ये 4 साल के अंतराल पर होते हैं। ठीक है। तो 2022 में जो मेजबानी मिली थी वो इंग्लैंड को, बर्मिंघम इंग्लैंड को मिली थी। आपसे शुभंकर भी पूछा जाता है, तो पेरी, ठीक है, पेरी जो है ये बर्मिंघम का क्या था, आधिकारिक शुभंकर था पेरी। ठीक है। अच्छा, वो पदक की अगर बात करें, भारतीय एथलीटों ने क्या किया, तो भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते इस खेल में, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक कौन हैं। ठीक है। देखिए बार बार केलुचरण महापात्र से क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है। और इसके पहले जो भी मैंने एनालिसिस कराया था उसमें मैं बार बार इस चीज को बता रहा था कि भैया पूछा जाता है, और आज पूछ ही लिया कि उड़ीसा से जो है उस ओडिसी नर्तक का नाम बताइए, पहले ओडिसी नर्तक का नाम बताइए जिसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो है केलुचरण महापात्र। आपको जो है 2000 में, ठीक है, कब, सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य को लोकप्रिय बनाने और पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई थी केलुचरण महापात्र ने। ठीक है। इसके अलावा आपको जो है 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार और 1988 में पद्म भूषण जैसे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी में किस फसल का उल्लेख नहीं मिलता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो तंबाकू इसका राइट आंसर होगा। देखिए वैसे आईने अकबरी जो है ना, आईने अकबरी में किसी खास फसल का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना, इस किताब में जो फसलें हैं उनकी पैदावार कितनी है, उसकी कीमत कितनी है, मजदूरी कितनी है, मतलब राजस्व से जुड़े जो सांख्यिकी आंकड़े हैं ना, विवरण है, वो आईने अकबरी में है। ठीक है। किसी विशेष खास फसल के बारे में इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। अकबर के शासनकाल में कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, चांचर और बंजर। ठीक है। आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल के लंबे दस्तावेज अकबरनामा मतलब अकबर का लेखा जोखा का अंतिम भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य कौन सा था,
इसका जो राइट आंसर है वो है मौर्य साम्राज्य। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य करीब 321 से 185 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य साम्राज्य का जो केंद्र था ना वो पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान समय में पटना कहते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंदवंश को खत्म किया था। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने लगभग 297 ईसा पूर्व में सिंहासन संभाला था। अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सबसे महान सम्राट थे। उन्होंने बड़े पत्थर के स्तंभों पर शिलालेख जारी किए थे। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अभी पिछले दिनों एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है हुगली नदी। ठीक है। फोर्ट विलियम पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ है। यह किला इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। इसका निर्माण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक ये राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद इसमें है। ठीक है। संविधान का जो भाग 6 है, अध्याय 3 है, ये राज्य विधानमंडल से संबंधित है। इसमें राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका शामिल है। ठीक। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य की योजना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर को कितनी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 4 इसका राइट आंसर, 4 बार। ठीक है। पंडित रविशंकर को 4 बार ग्रैमी का अवार्ड मिल चुका है। कब कब? साल 1968 में बेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी मिला था। साल 1973 में द कंसर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए मिला था। साल 2001 में फुल सर्कल कार्नेगी हॉल 2000 के लिए मिला था। अपने निधन के 2 महीने बाद द लिविंग रूम सेंसस पार्ट 1 के लिए भी आपको ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया था। ये 4 में जो आपको बताया मैंने ना, चारों को नाम के साथ और साल के साथ, वर्षों के साथ आपको याद में रखना है, क्योंकि ये अलग अलग भी इनसे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 2013 में जो है पंडित रविशंकर को ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक। ये सारी बातें आपको बता दी मैंने। जो है जो एक्स्ट्रा फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैडमिंटन में लब शब्द का क्या अर्थ है? लब शब्द का अर्थ ये है कि खिलाड़ी ने कोई भी पॉइंट अर्जित नहीं किया, उसका पॉइंट क्या है? 0 है, मतलब 0 अंक या कोई स्कोर नहीं। बैडमिंटन के अलावा टेनिस है, टेबल टेनिस जैसे खेलों में भी 0 अंक के लिए लब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न साइंस से पूछा गया कि C2H6 का आईपीएसी नेम किसको बोलते हैं? ईथेन। ईथेन क्या है? एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। मानक तापमान और दबाव पर यह एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है। अगला प्रश्न है कि ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है? मोनिका सेलेस इसका राइट आंसर है। मोनिका सेलेस की ऑटोबायोग्राफी है गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई गेम माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ। ठीक है। पुस्तक का पूरा नाम है। मोनिका सेलेस का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पापुआ न्यू गिनी के अलावा किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार प्रदान किया? तो फिजी इसका राइट आंसर है। वैसे पुरस्कार तो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे मुस्लिम देशों ने भी दिया हुआ है। ठीक है। बहुत सारे देशों ने पुरस्कार दिया है, लेकिन ये पापुआ न्यू गिनी जब आप गए थे तो वहां पे पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने दोनों दिया था, तो फिजी आपका ऑप्शन में था, जिसका राइट आंसर फिजी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पुराना किला का निर्माण किसने करवाया? तो शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर है। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था। पुराने किले का निर्माण 1533 से 1538 के बीच महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की किस परत को निफे कहा जाता है? कोर को निफे कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है, सबसे भीतरी परत को ही निफे कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। यह परत मुख्य रूप से निकल
और लोहे से बनी होती है। तो निकल और लोहे का जो मतलब जो शब्द है ना, इसका जो पहला अक्षर है उसी को मिला के मतलब NiFe, ठीक है, इसी को मिलाकर निफे बोल दिया गया है, निफे बना दिया गया है। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इस परत में गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है। केंद्रीय कोर में बहुत ज्यादा तापमान होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का मुख्य कारण यही परत होती है। इस परत में चुंबकत्व बहुत ज्यादा होता है, मैग्नेटिज्म पावर बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में खनिज नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1993 इसका राइट आंसर है। प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसे खनन क्षेत्र के उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, नहीं अगला प्रश्न नहीं है, चलिए यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।